हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। लास्ट सेशन में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझा, साथ ही हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात की थी। ठीक है ना? आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका क्या कह रहा था कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान रहता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना? देन आपने उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात की। डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि अगर इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी कंपाउंड है और वो कंपाउंड को किसी भी विधि से बनाया जा रहा है, लेकिन उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मास का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है। जैसे हम H2O का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे कि जल को आप कहीं से भी प्राप्त कर लीजिए, आप समुद्र की बात करिए, नदी की बात करिए, तालाब से बनाइए, तालाब से लीजिए, या वर्षा का पानी है आपका, लेबोरेटरीज में आप वाटर को फॉर्म कर रहे हैं, वो हमेशा H2O की फॉर्म में ही आपको मिलेगा। यानी 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़ेगा और तब आपका जल बनेगा। और इसी तरह से आपका 2:16 यानी 2:16 का, और आप जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1:8 का रेशियो आपका आता है मास का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो दोनों तत्व एक फिक्स्ड मास के रेशियो में हमेशा मिलेंगे और तभी आपका वाटर बनेगा। चाहे वो वाटर किसी भी विधि से बनाया जा रहा है, ये रेशियो हमेशा फिक्स रहने वाला है। ऐसा सभी कंपाउंड के लिए आप इस लॉ को पढ़ते हैं। ओके, तो आज के सेशन में कुछ और एग्जाम्पल के पर हम बात करेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आपका चैप्टर 1 चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपने सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर क्या होता है। तो यहाँ पर हम मैटर की बात कर रहे थे। मैटर आपका क्या है? हर वो चीज मैटर है आपका पदार्थ की श्रेणी में आएगी जिसमें कि द्रव्यमान है और जो स्थान घेर रही है इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ न कुछ, तो वो सारी पदार्थ की श्रेणी में आएंगी। इसके बाद आपने उसका क्लासिफिकेशन देखा था, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप कहते हैं कि हम पदार्थ को देखेंगे कि देखने में हमें क्या क्या गुण इसमें दिखाई दे रहे हैं। इस आधार पर आप पदार्थ को 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत करते हैं, जो कि आपकी क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस है। ठीक है? देन आपने इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े। केमिकल क्लासिफिकेशन आपका कहता है कि आप पदार्थ को तोड़कर देखिए वो किससे मिलकर के बना हुआ है। अगर वो एक समान कणों से मिलकर के बना हुआ है तो उसको आप शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे, और अगर उसमें एक कण के अतिरिक्त कोई भी दूसरा कण आ रहा है तो आप उसको मिश्रण में रखेंगे। ठीक है ना? शुद्ध पदार्थ को आपने फर्दर क्लासिफाई किया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, यानी तत्व और यौगिकों में। देन आपने मिक्सचर को 2 तरह से क्लासिफाई किया था, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स में। ओके, देन यहाँ पर कुछ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हम लोगों ने पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी एसआई यूनिट्स की। इसके अलावा मास एंड वेट की बात आप लोगों ने की थी, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, कुछ क्वांटिटीज पढ़ी थी, उनके लिए एसआई यूनिट्स और उनके सिंबल क्या क्या हैं ये हमने देखे थे। साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि आपका यहाँ पर केमिस्ट्री में आप बात करते हैं या फिजिक्स की बात कर लो, बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स आती हैं आपकी। ठीक है ना? उनको आपने सिंप्लीफाई करके लिखना होता है, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन की टर्म्स में आप लिखते हैं n इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में। ओके, जहां n आपका डिजिट टर्म होता है, n स्मॉल n आपका क्या होता है? एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। ओके, देन आपने इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी देखे थे साइंटिफिक नोटेशन में, कि आपका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा, इसके अलावा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपका कैसे होगा। ओके, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, जहां पर हमने अपना पहला नियम लिया था द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसे कहा जाता है। ओके, रासायनिक संयोजन का नियम कहता है कि कोई भी अभिक्रिया जो हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया, वो कुछ नियमों का पालन करेगी। इन्हीं नियमों को हम रासायनिक संयोजन के नियम के रूप में जानते हैं। ठीक है ना? जिसमें पहला, जब हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़ रहे थे, तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है।
है, ठीक है। तो यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जो एंटोनी लेवोजियर या लेवाशिया आप पढ़ते हैं उनके द्वारा दिया गया था 1790 में। ओके, इसके आपने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। देन आपका दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन भी आप इसे कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर है अनुपात, और अनुपात किसका? द्रव्यमानों का अनुपात। किसके द्रव्यमानों का अनुपात? जो भी आपका यौगिक है उसमें जो भी तत्व हैं उनके द्रव्यमानों का जो उत्पाद हो, द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा, फिक्स्ड होगा हमेशा, चाहे आप किसी भी मेथड से किसी भी प्रोसेस में उस यौगिक को बना रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आपने स्थिर अनुपात के नियम को पढ़ा। ये फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस द्वारा दिया गया था, जिन्होंने कहा कि कोई भी रासायनिक यौगिक, कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा वजन यानी कि उसका जो द्रव्यमान होगा उसके अनुसार निश्चित अनुपात में एक साथ मिलकर समान तत्वों से बना पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपका कोई भी यौगिक जो बन रहा है उस यौगिक में जो आपके तत्व हैं वो तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में, अपने द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे और तभी आपका रासायनिक यौगिक बनेगा। और वो रासायनिक यौगिक आप किसी भी विधि से बना रहे हो, डजंट मैटर, रेशियो हमेशा आपका फिक्स रहेगा। ओके, so this law states that a chemical compound is always found to be made of same elements combined together in fixed proportion by weight. Example है आपके पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड can be prepared by number of methods but always 12 gram carbon react with 32 gram of oxygen। क्या कहा जा रहा है? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, एक आपका रासायनिक यौगिक है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, डाई का मतलब क्या है? दो, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन के दो एटम है, कार्बन का एक एटम है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कहीं भी किसी भी प्रोसेस में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बन सकती है, लेकिन हमेशा क्या होगा? कार्बन आपका 12 और 32 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यानी कि इस अनुपात में ये पाए जाएंगे। समझ रहे हैं ना? 12 ग्राम इस टू 32 ग्राम, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप लोग, 3:8 का रेशियो आपका आ जाएगा। तो इसी 3:8 के अनुपात में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां पर, उनके जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन है उन दोनों के तत्व इसी अनुपात में हमेशा मिलेंगे। यानी अगर 3 ग्राम कार्बन है तो अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो उसके लिए आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी। ओके, तो इस तरह से आप इसको पढ़ते हैं। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसका। चलिए, तो यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का आपका एग्जाम्पल देखा। इसके अलावा मैंने लास्ट सेशन में आपको वाटर के एग्जाम्पल दिया था, जहाँ पर मैंने क्या बोला कि आपका H2O है, ठीक है। ये किसी भी विधि से बन रहा होगा, कहीं से भी ले लीजिए जल आप। होगा क्या? आपका 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम से जुड़ेंगे और आपका क्या बनेगा? H2O बनेगा। ओके, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो आपका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1.00867 ऐसे लेते हैं हम, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं, 1, और 2 आपके परमाणु है तो 2 into 1। ऑक्सीजन का कितना होता है आपका? 16। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1:8 का रेशियो आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था? हमेशा आपका 1:8 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होगा वो आपस में जुड़ेगा और तभी आपका H2O बनेगा। देखो, ये तो हो गई अनुपात की बात। अगर मैं ग्राम में लिख लूं, सपोज 1 ग्राम आपकी हाइड्रोजन है और आपको जल बनाना है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी? 8 ग्राम चाहिए होगी, ठीक है। अब आप कहोगे मैम अगर 1 ग्राम से कम हमारे पास हाइड्रोजन है तो क्या तब जल नहीं बनेगा? क्या तब आपका जल नहीं बनेगा? तो जल बनेगा तब भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1:8 का अनुपात आना चाहिए, ठीक है। सपोज आपने कहा हमारे पास 0.5 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अभी ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन से आपकी हाइड्रोजन कंबाइन होगी? ठीक है, तो कितने से होगी? 4 ग्राम से कंबाइन होगी। तो इन दोनों का रेशियो निकालो तो 1:8 का रेशियो आएगा। समझ रहे हैं ना? तो इसी अनुपात में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होगी। अब आप कहोगे हमारे पास सपोज हाइड्रोजन जो थी वो 0.5 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास 6 ग्राम है, तो क्या जल बन जाएगा? जल बन जाएगा, लेकिन
आपका जो 0.5 ग्राम हाइड्रोजन है वो 4 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ेगी, बाकी आपकी 2 ग्राम अलग से रहेगी ऑक्सीजन। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से आपका स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है, चाहे आप उसको किसी भी विधि से बना रहे हो, उसमें जो भी तत्व हैं उन तत्वों का जो द्रव्यमान का अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहेगा। ठीक है ना? यही आपका स्थिर अनुपात का नियम है जो जोसेफ प्राउस द्वारा दिया गया था। ओके, चलिए इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? अब आप गुणित अनुपात का नियम भी इसे कहा जाता है, जो कि जॉन डाल्टन के द्वारा, डाल्टन के बारे में आप पूरी केमिस्ट्री में हर बार पहले से कितनी छोटी क्लासेस से डाल्टन के बारे में पढ़ते आए हैं। उनका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी रसायन विज्ञान में, और उसमें से एक ये भी है कि उन्होंने गुणित अनुपात का नियम बताया। ठीक है, अब ये गुणित अनुपात का नियम क्या होता है? देखो, हर जगह हम लोग द्रव्यमान की बात कर रहे थे, द्रव्यमान संरक्षण में भी द्रव्यमान की बात हुई, स्थिर अनुपात के नियम में भी द्रव्यमान की बात हुई, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी आपको द्रव्यमान की बात करेगा यहाँ पर। लेकिन हो क्या रहा है, अभी तक आप एक कंपाउंड को बना रहे थे, एक कंपाउंड को लेकर चल रहे थे। अब आप कहोगे कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनसे अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। उन अलग अलग कंपाउंड को अब आप देखेंगे कि उनमें कोई संबंध पाया जा रहा है। कैसा संबंध पाया जा रहा है, वही आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है यहाँ पर। ठीक है ना? एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, दो आपके पास तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। आप बोलेंगे मैम एक कंपाउंड तो हमें पता है, इतने सालों से बताते आ रहे हो, H2O है। ठीक है, दूसरा कंपाउंड कौन सा है? दूसरा भी है, H2O2 है आपका। ठीक है, एक वाटर हो गया, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, तो दो कंपाउंड हो गए। दोनों में आपके एलिमेंट क्या है? एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, इसके अलावा तो कोई तीसरा है नहीं, दोनों सेम है। यहाँ पर होता क्या है कि जब दो एलिमेंट आपके आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के और अधिक यौगिक बनाते हैं, जहां पर कि दोनों में से किसी एक का मास फिक्स्ड हो, यानी नंबर ऑफ एटम्स किसी एक के फिक्स होंगे। यहाँ पर किसके फिक्स है? हाइड्रोजन दो दो है आपकी दोनों जगह, तो ये फिक्स्ड हो गया मास। तो जिस भी फिक्स्ड मास से आपका दूसरा एलिमेंट जुड़ रहा होगा, उस एलिमेंट का जो यहाँ पर आपका द्रव्यमान का अनुपात आएगा, वो सिंपल होल नंबर में आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं क्या कहा मैंने? आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट लिए, ठीक है ना? दोनों एलिमेंट ने आपस में कंबाइन होकर दो अलग अलग कंपाउंड बनाए, एक H2O बना आपका, एक H2O2 बना। आपका गुणित अनुपात का नियम कहता है कि यहाँ पर जो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उनमें से एक का मास क्या होगा? फिक्स्ड होगा। एक का मास आपका निश्चित है, जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन है। ओके, तो जिसका मास फिक्स्ड है उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट जुड़ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन, दोनों जगह ऑक्सीजन के मास का रेशियो आपका सिंपल होल नंबर में आएगा, ना फ्रैक्शन में आएगा ना डेसिमल में आएगा। ठीक है ना? सिंपल होल नंबर में आएगा। अब आप बोलोगे कैसे? ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है। ठीक है ना? हाइड्रोजन का H2O में मास और हाइड्रोजन का H2O2 में मास। इसी प्रकार ऑक्सीजन का H2O में मास और ऑक्सीजन आपका H2O2 में मास। ये हम देख रहे हैं। हाइड्रोजन का H2O में कितना है? एक हाइड्रोजन का एक, तो दो का 2 × 1। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का एक, तो दो का कितना हो जाएगा? 2। तो देखो ये तो फिक्स्ड हो गया। हाइड्रोजन का मास दोनों जगह कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। ये भी 2 है, ये भी आपका 2 है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 16, और यहाँ H2O2 में कितना हो जाएगा? 16 × 2, 32 आ जाएगा। तो देखो एक का मास फिक्स्ड है, हाइड्रोजन तो दोनों जगह दो दो है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑक्सीजन की, कि हमको ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात देखना है। तो H2O में ऑक्सीजन, H2O में कितना है? 16, और H2O2 में कितना है? 32। तो 1/2, यानी 1:2 का रेशियो आ गया। देखो
1:2 का मतलब क्या है, 1:2 का मतलब क्या है आपका, सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है, यानी आपका सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में आ रहा है। 1 और 2 पूरी संख्याएं हैं, ना आधा है, ना 1/3 है, ना 1/4 है, ना डेसिमल में आ रहा है, सीधा 1:2 जो कि पूर्ण संख्याएं हैं आपकी, उसमें ये अनुपात आपको देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन का तो आपने फिक्स कर दिया था, आपने बात सिर्फ किसकी की, O2 की बात, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो यही आपका गुणित अनुपात का नियम कहता है, व्हेन टू एलिमेंट, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, क्या कहा गया, जब आपके दो एलिमेंट, दो तत्व आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक बनाएंगे, देन वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन, तो आपका जो एक एलिमेंट का वेट होगा, भार होगा या द्रव्यमान जिसे आप कह रहे हो, वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से जुड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा था, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स्ड है, दोनों जगह H2 ही आ रहा था। ओके, तो उससे जुड़ेगा, देन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। ओके, तो दूसरे का आपका जो कंबाइन हो रहा है उसका द्रव्यमान का अनुपात कैसा होगा, आपका सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। ओके, जब दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें से एक तत्व का वजन जो दूसरे के निश्चित वजन के साथ जुड़ता है, एक साधारण पूर्ण संख्या अनुपात रखता है एक दूसरे से। ओके, यही आपका क्या है, गुणित अनुपात का नियम है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल दिया गया है, जहां पर फिक्स्ड मास किसका है, कार्बन का है, कार्बन दोनों जगह कार्बन के एक एक परमाणु है, तो अनुपात किसका देखोगे, ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात देखेंगे दोनों जगह। ओके, तो इस तरह से 1:2 का अनुपात यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो 16 है और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है, 32 है, तो दोनों जगह 16:32 आप करेंगे तो 1:2 का रेशियो आ जाएगा। ओके, यही आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपके दो एलिमेंट्स हैं जो आपस में कंबाइन होंगे, अलग अलग कंपाउंड्स आपके बनाएंगे। ठीक है, जैसे NO, N2O, N2O3, NO2, N2O5। ओके, ये सारे आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग कंपाउंड्स है। ओके, जिनमें एलिमेंट्स आपके क्या क्या कंबाइन हो रहे हैं, एक नाइट्रोजन है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है। ओके, रेशियो ऑफ मासेस अगर आप निकालते हैं, ठीक है, रेशियो ऑफ मासेस मतलब कि क्या क्या वहां पर द्रव्यमानों का अनुपात आएगा, तो इसमें हम अगर रेशियो ऑफ मासेस की बात करें, एन के और ऑक्सीजन के, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर आपका NO में आपका नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 14 है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14, एक नाइट्रोजन है तो 14 आएगा, और ऑक्सीजन का 16। क्लियर, N2O में 14 × 2 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के दो आइटम आ गए यानी 28, ऑक्सीजन अभी भी 16 है। ओके, N2O3, N2O3 में आपका क्या हो जाएगा, 28 नाइट्रोजन का, और ये 48 हो जाएगा, क्योंकि O अब 3 हो गए, एक ऑक्सीजन का 16, तीन का कितना हो जाएगा 48, NO2 14 और 32, N2O5 28 एंड 80, ये आ रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, आपको सब जगह पहले रेशियो क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। ओके, जब आप रेशियो फिक्स कर दोगे, जैसे यहाँ 14 है तो इनको 28 कर दो, सारे नाइट्रोजन को डबल कर देंगे, दो दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन भी आपका डबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो आपका क्या आएगा, ऑक्सीजन का, इन ऑक्सीजन का रेशियो देखना है आपने, वो आपका सिंपल होल नंबर में आएगा। ओके,
अब ऑक्सीजन के रेशियो निकाल लो, कितने आ रहे हैं? ऑक्सीजन का अनुपात ही तो देखना था, दूसरा तो हमने फिक्स कर दिया, ये तो सब जगह 28 हो गया, नाइट्रोजन सब जगह क्या है 28 है। ओके, अब ऑक्सीजन का ही आपने अनुपात देखना है, तो 16, ये पूरी आपकी 16 की टेबल आ रही है। ये देखिए, तो सारा आपका सिंपल होल नंबर रेशियो में आ रहा है। अगर आप एनओ में बोले तो आपका इस प्रकार से आप लिख सकते हैं N2O, NO, N2O3, NO2 एंड N2O5। तो क्या रेशियो आ रहा है ऑक्सीजन का रेशियो ये 1:2:3:4:5 का। ठीक है, तो सिंपल होल नंबर रेशियो आपका आ रहा है पूरा। बस यही आपका गुणित अनुपात का नियम कहता है। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम पढ़ा। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे और एग्जाम्पल्स होंगे आपके बुक में, उनको भी पढ़ लेंगे। आने वाले सेशन में हम लोग गैलुसाक के गैसियस लॉ की बात करेंगे, साथ ही एवोगैड्रोस लॉ की बात करेंगे। तो इनको एक बार आप लोग घर से देख कर आएंगे, और आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।